एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था, उसमें दो सेक्शन हम लोग ने देखा था कि गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई जब विद इन इंडिया हो और आउटसाइड इंडिया हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्विस का। इंडिया में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर आप इंडिया के बाहर या इंडिया के बाहर से इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है दैट इज सेक्शन 12, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोथ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रिसीवर ऑफ सर्विसेज आर इन इंडिया। मतलब सर्विस देने वाला भी और सर्विस लेने वाला भी कहाँ पे है, इंडिया में है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला है जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर आप सप्लाई दोगे, सर्विस दोगे, सप्लाई करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो उसका जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सप्लाई ऑफ सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोनों के पास रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटी होगा, देने वाले के पास भी और लेने वाले के पास भी। तो जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन जो भी होगा दैट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बॉम्बे में हूँ, मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ और दिल्ली में मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड किया, वो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, मैं भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैंने उसको सर्विस दिया, तो उसका जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जनरल रूल है। लेकिन अगर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस दिया किसको, अनरजिस्टर्ड, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उसके अंदर होगा अगर एड्रेस अवेलेबल है सप्लायर के पास, तो मैं जिसको सर्विस दे रहा हूँ उसका एड्रेस मेरे पास है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका एड्रेस अगर मेरे पास है तो लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो चेक करने का आपके पास उसका एड्रेस है क्या। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो उस एड्रेस, वो एड्रेस बन जाएगा वो लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो बड़ा ध्यान से ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस देखने का, एड्रेस है क्या अपने पास, तो एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। है समझ में। दिस इज फर्स्ट, दिस इज द जनरल रूल, वी कैन कॉल इट दिस एज ए जनरल रूल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी इसके अंदर बहुत सारा आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकता, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकता है, राइट। तो अगर आपने उससे रिलेटेड कोई सर्विस दिया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी जैसे मेरे को घर पे कलर कराने का है, राइट, पेंट कराना है। अब पेंट कराना है तो मैं बोलूँगा मेरा घर इधर अवेलेबल है मुंबई में, बराबर। तो जिससे भी मैं सर्विस ले रहा हूँ वो मुंबई में आके मेरा घर पेंट करके चला जाएगा। तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो 99% चांसेस यही होता है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होता है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो अभी जैसे मैंने बोला कि भाई एक को गया, मैं बोला मेरे घर को पेंट करना, वो बोलेगा सर आपका घर किधर है, मैं बोला मुंबई में है, तो बोला ठीक है सर हो जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, मुंबई आएगा। लेकिन मैं गया, मैं बोला मेरे को घर को पेंट कराना, बोला सर कहाँ है प्रॉपर्टी, मैं बोला चाइना में, तो बोला चाइना तो इंडिया में आता नहीं है।
लेकिन कौन उसको बोल रहा है सर्विस देने के लिए? पेंट कराने के लिए कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। और मैं कहाँ पे हूँ? इंडिया में हूँ। इंडिया में कहाँ पे हूँ? मुंबई में हूँ। मुंबई मतलब महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो जहाँ पे सिचुएटेड है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो जो उसका सर्विस रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द सर्विसेज, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सर्विस है। देखो यहाँ पे सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट, स्टेट एजेंट बाय वे ऑफ ग्रांट टू यूज, जैसे रेंट पे देते हैं वो, कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन कंस्ट्रक्शन वर्क, इस सब का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट भी देखो इसमें बहुत सारा है। सर्विस ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट, वेसल, ये सब आपको लॉजिंग और एकोमोडेशन की सर्विस देता है, रहने की सर्विस देता है। कौन? होटल है, इन है, गेस्ट हाउस है, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट, वेसल। तो ये सब क्या होगा? कौन सर्विस दे रहा है? जिसका ये है, होटल है, इन है। लेकिन होटल किधर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है? जहाँ पे लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपने अगर समझो होटल में रूम बुक किया जाने के लिए, आप जा रहे हो घूमने मनाली के लिए, ठीक है, तो आपने मुंबई में बैठ के बुक कर दिया, बराबर। लेकिन आप जाके कहाँ पे सर्विस लोगे? वो मनाली जाके लोगे ना, हिमाचल प्रदेश में लोगे कि नहीं लोगे? तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये सब भी सर्विस मिला तो प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। बोट और वेसल, जहाँ पे बोट है, जहाँ पे वेसल है, बोट पता आपको नाव होता है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ एकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैरिज रिसेप्शन, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड अदर बिजनेस एंड एडिशनल सर्विस एट द इवेंट। तो लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी आपका शादी है, शादी का रिसेप्शन है, जो भी है वो रिसेप्शन कराना है, तो रिसेप्शन कहाँ पे होगा? कहीं हॉल पे होगा। तो वो हॉल में आप सर्विस को ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो। तो जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो ये बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ याद रखना है जहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखो, सर्विसेज एंसिलरी टू अबव मेंशन सर्विसेज। एंसिलरी का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल एक्टिविटी मेंशन अबव, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए आपने कुछ एडिशनल सर्विस भी दिया। तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दिया दैट वुड बी द लोकेशन, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, देखो यही बोल दिया है मैंने, बता दिया आपको। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो जो ये सर्विस ले रहा है दैट वुड बी, दैट इज सर्विस रिसीवर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर्विस रिसीवर होगा। नेक्स्ट, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल लोकेटेड इन मोर देन स्टेट। अब आता है प्रॉब्लम। समझो एग्जाम्पल के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल ये एक स्टेट से ज़्यादा में सिचुएटेड है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा? अभी जैसे होटल है, आप कोई भी बड़ा होटल ले लो, जैसे आप ले लो JW मैरिट ले लो। अब JW मैरिट एक स्टेट में तो नहीं होगा, सब जगह होगा। हयात ले लो, एक स्टेट में नहीं होगा, बहुत सारे स्टेट में है। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने होटल बुक किया या कोई भी होटल बुक किया जिसका चेन है, होटल चेन है, जिसके पास एक से ज़्यादा होटल है, बराबर है। अब होटल एक से ज़्यादा है तो मैं उसको बोलूँगा भाई देख मुझे दिल्ली भी जाना है, मुंबई भी जाना है, कर्नाटक भी जाना है, केरला भी जाना है, तो सब जगह मुझे रहना है। तो बोला सर चलेगा, कितना कितना दिन रहना है? बोला मैं इतना दिन रहूँगा, इधर उधर ये सब बता दिया। तो सामने वाले ने आपसे 75,000 रुपीज़ लिया। तो 75,000 लिया, वो चारों स्टेट में रहने के लिए लिया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें कैसे माना जाएगा? समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि आपने होटल बुक किया और आप होटल में रहोगे 4 डिफरेंट स्टेट के बीच में, और सामने वाले ने, वो चारों होटल उसी का है, और सामने वाले ने आपसे कंसोलिडेटेड अमाउंट ले लिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, आप चारों होटल में इतने इतने दिन रुक सकते हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें कैसे डिसाइड करते हैं? सर्विस ऑफ लॉजिंग
एकोमोडेशन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो होटल रूम में अगर आप रहते हो और एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में रहते हो, तो जितना नाइट आप एक स्टेट में रहते हो उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट, अब जितना भी आपने नाइट रहा, तो समझो आपने दो दो नाइट सब जगह रहा, तो 2:2:2:2:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा अमाउंट एक जगह प्लेस ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। तो समझो आपसे उसने 1 लाख रुपए चार्ज किया और 4 स्टेट के बीच में, और एक एक दिन रहे आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1:1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नाइट स्टे के हिसाब से फिर वो एक एलोकेशन करेंगे। अगर एग्रीमेंट हुआ कि भाई देखो इतना नाइट का हम लोग इतना चार्ज करेंगे, ये स्टेट में इतना चार्ज करेंगे, तो अलग बात है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये क्या बताया गया, अगर एग्रीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम लोग उसको कैसे बाइफिकेट करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नाइट्स। आया समझ में। दूसरा, सर्विस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ वेरियस फंक्शंस। आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई आपको वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करके दे रहा है, तो आपको उसने बोला अभी मेरा बहुत बड़ा कंपनी है, मेरे को एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है हर एक स्टेट में, तो मैंने 2 स्टेट का नाम बोला, तो जिस ऑर्गेनाइजिंग कंपनी को बोला तो उसने बोला सर दोनों स्टेट में ऑर्गेनाइज करने का मैं इतना पैसा लूँगा। आया समझ में। तो अब वो कैसे, किस बेसिस पे उसको डिवाइड करेगा, तो एरिया, उस एरिया इमूवेबल प्रॉपर्टी के एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। तो जब अगर आप होटल रूम में रहते हो तो नंबर ऑफ नाइट्स, वाइल यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ वेरियस फंक्शन, तो बेस्ड ऑन एरिया, ये याद रखना है। और अगर लास्ट वन, बाय बोट और वेसल। अब पता है आपको बोट पे भी घर होता है जहाँ पे आप रहते हो, और वो बोट क्या होता है, पानी में चलते चलते एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में चला जाता है। अब उसमें कैसे डिवाइड करने का, तो जितना टाइम आपने बोट पे स्पेंड किया एक पर्टिकुलर स्टेट में, उस टाइम बेसिस पे हम लोग उसको बाइफिकेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल लोकेटेड है एक स्टेट से ज़्यादा 2 स्टेट में या 2 से ज़्यादा स्टेट में, तो उसको एग्रीमेंट के हिसाब से डिवाइड करो। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ स्टे किया है तो नाइट के हिसाब से डिवाइड करो। आपने ऑर्गेनाइज किया है इवेंट तो एरिया के हिसाब से डिवाइड करो। अगर आपने बोट और वेसल पे रहे हो और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल किया है तो टाइम स्पेंट के बेसिस पे बाइफिकेट करो। तो इस रेशियो के बेसिस पे हम लोग बाइफिकेट करते हैं। आया समझ में। तो दिस इज़ द केस। दूसरा देखो, अब आता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अब ख़त्म हो गया। अब कौन कौन सा सर्विस है, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, सर्जरी, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। अब ये है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब समझो आपको प्लास्टिक सर्जरी कराना है, खाना खाने जाना है, फिर या तो आप जिम करने जा रहे हो या बार्बर शॉप पे जा रहे हो, तो सर्विस एक्चुअल में कहाँ परफॉर्म की जा रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई दूसरा वाला, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस होगा उसका जहाँ पे वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाती है। तो इन सब सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे ये एक्चुअली परफॉर्म किया। अब आप बोलेंगे सर बार्बर शॉप है तो बार्बर शॉप हो जाएगा, यस। तो बार्बर शॉप में वो सर्विस परफॉर्म की है तो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप लोग बोलेंगे सर वही बार्बर शॉप का लेडीज़ भी था जेंट्स भी था, लेकिन हमारे घर में शादी थी तो उस लेडीज़ सैलून वाले को मैंने बुलाया और हमारे घर पे जो भी लेडीज़ थी उनका मेकअप कराया। तो इस सिचुएशन में उसका शॉप नहीं होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्चुअल में कहाँ हुआ, तो हमारे घर पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ आवर होम। आया समझ में। तो एक्चुअल में जहाँ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाती है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल लिया जाता है। तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर एक्चुअल सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। तो अगर दोनों जीएसटी में है तो जहाँ पे ये लोकेशन है वो, अगर नहीं है तो जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है सर्विस वो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 99% आप लोग ने यहाँ पे देखा कि जहाँ पे एक्चुअली सर्विस को परफॉर्म किया जा रहा है
चेक कर रहे हो आप 99% का जहाँ एक्चुअली सर्विस एक्चुअल में कंज्यूम हो रही है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये याद रखना थोड़ा लॉजिकली। ओके, नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू। तो सर्विस प्रोवाइड की भाई आपको एडमिशन टू मतलब आप कोई इवेंट में, कल्चरल इवेंट में, आर्टिस्टिक इवेंट में, स्पोर्टिंग इवेंट में, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, amusement park, any other place or any other service ancillary to this, एडिशनल टू दिस, ये सब के लिए आपने एडमिशन के तौर पे सर्विस लिया। मतलब आपको ये इवेंट में जाना है तो आपने एडमिशन लिया, तो सामने वाला सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना, आपको कल्चरल इवेंट बता रहा है। तो जहाँ पे लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज सिचुएटेड इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन शॉर्ट वही हो गया ना, जहाँ पे एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की जाती है 99% दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? 99% बोल रहा हूँ। तो दिस इज द केस। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। पहला क्या था? एडमिशन टू, मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ पे पैसा दे के वो इवेंट देखने जा रहे हो। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मतलब ये सबको ऑर्गेनाइज करो, कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करो, आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, फेयर, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, सिमिलर इवेंट, ये सब ऑर्गेनाइज करके दो। तो सामने वाला ये ऑर्गेनाइज करके देगा। इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है वैसे ये ऑर्गेनाइज करके देगा। तो सामने वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, और अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, क्योंकि अगर बाहर हो जाता है तो बाहर तो हम लोग टैक्स नहीं मार सकते, तो जो इसकी सर्विस ले रहा है इंडिया में तो वो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे भी देखो लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो जहाँ ये सर्विस दी जा रही है एक्चुअल में कंज्यूम हो रही है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप लोग ये जनरलाइजेशन कर सकते हो कि 99% जहाँ पे सर्विस कंज्यूम होती है, जहाँ पे सर्विस दी जाती है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन किया तो टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो कुरियर वाला सर्विस दे रहा रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है। अनरजिस्टर्ड आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो जहाँ पे अभी मैं हूँ, मैंने गुड्स लिया, मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैंने जाके, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने जाके वो कुरियर वाले को दिल्ली में दिया कि भाई ये पैकेट लो और मेरे को केरला में जाके इसको डिलीवर कर दो। तो लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। तो जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया है कि भाई अब ये इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर बाहर वाला है, इसमें देखो, तो प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये याद रखना है। इफ द प्लेस इज आउटसाइड इंडिया एंड यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये याद रखना है, ये थोड़ा सा यूनिक है। ओके, थोड़ा सा यूनिक है, तो ये बड़े ध्यान से अपने को समझना है। नेक्स्ट देखो, अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किया, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो पैसेंजर को भी ट्रांसपोर्ट करते, पैसेंजर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है सामने वाला तो रजिस्टर्ड लोकेशन होएगा। तो क्या मैं इधर जनरलाइज कर सकता हूँ, अगर सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका जो भी लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अनरजिस्टर्ड है, देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट मैंने किया था और एक ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ से पैसेंजर ने एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बांद्रा से हरिद्वार एक ट्रेन जा रही है, बांद्रा से हरिद्वार एक ट्रेन जा रही है और मैं हूँ राजस्थान में, ठीक है। तो मैंने टिकट लिया और राजस्थान से फिर मैं उस गाड़ी में चल पड़ा, लेकिन मेरे पास रिजर्वेशन टिकट नहीं था, चालू टिकट था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं जहाँ से चढ़ा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी,
दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर एक और चीज़ आता है, अपन पहले से ही पास बना लेते हैं। आपको पता है रेलवे का पास बनता है, बस का पास बनता है, तो उसमें एम्बार्केशन नहीं पता होता कब कहाँ से चढ़ेगा। अभी मैं पूरे बॉम्बे का पास लेता हूँ तो मैं कहीं से भी चढ़ सकता हूँ, कहीं पे भी उतर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो इफ एड्रेस इज अवेलेबल, अगर एड्रेस अवेलेबल है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, तो लोकेशन ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन, और एड्रेस इज नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और याद रखना है कि जाने का टिकट और रिटर्न जर्नी दोनों अलग मानी जाएगी, यहाँ सेपरेट सेपरेट मानी जाएगी। तो ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी बोथ आर डिफरेंट ओनली। तो जहाँ से आप जा रहे हो और जहाँ पहुँचने वाले वो भी अलग माना जाएगा, और जहाँ से आप आ रहे हो वो भी अलग जर्नी में काउंट होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा यूनिक था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड ही आएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ से गुड्स को हैंड ओवर किया है ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ से वो ट्रेन में चढ़ा, जहाँ से वो बस में चढ़ा, जहाँ से वो फ्लाइट्स में चढ़ा फॉर कंटिन्यूस जर्नी, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। और पास में तो पता नहीं होता है, तो लोकेशन ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर एड्रेस अवेलेबल है, और एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल और एयरक्राफ्ट और ट्रेन। आप कोई सर्विस ले रहे हो, जैसे ट्रेन, आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो और आपको कोई मूवी देखना है, राइट? मूवी देखना है तो आपने सामने वाले को बोला, क्रू मेंबर को बोला कि भाई जो भी वहाँ पे है कि भाई मुझे ये मूवी देखना है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करके दिया और उन्होंने कुछ फीस चार्ज किए। अब वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या होगा, सर्विस का? तो जहाँ से वो प्लेन स्टार्ट हुआ है, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस ऑफ द जर्नी। जैसे मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा हूँ और दिल्ली से मुंबई के बीच में गुजरात भी पड़ता है, तो मैंने गुजरात जब आया तो तब मैंने उनको बोला था कि भाई मुझे है ना एक मूवी देखनी है, क्या आप अरेंज कर सकते हो क्या? तो उन्होंने एक अरेंज करके दिया, तो मुझे गुजरात में वो अरेंजमेंट करके दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात नहीं होगा, जहाँ से ये प्लेन उड़ा है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर जहाँ से पहले स्टार्ट हुआ है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। तो ये कुछ 4-5 है जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये सब आपका इंटरनेट कनेक्शन वो सब होता है। अगर आपने फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन लिया है, लीज सर्किट लिया है, इंटरनेट बेस्ड सर्किट, केबल और डिश एंटीना लिया है जिसमें वायर जाता है बाहर की तरफ, तो जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे आपने ये फिक्स्ड लाइन को, अभी जैसे MTNL का फ़ोन है, तो फ़ोन आपके घर पे रजिस्टर्ड होता है, तो उस फ़ोन को आप घर से बाहर नहीं लेके जा सकते क्योंकि वायर कनेक्टेड होता है। तो जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड हुआ है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। अब इसमें आते हैं प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में। अब प्रीपेड मोबाइल है तो उसके जो वाउचर्स मिलते हैं, तो जिसने बेचा, सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनका जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन कोई और पर्सन ने बेचा फाइनल कंज्यूमर को, तो जहाँ पे ये पैसा मिला है, प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एजेंट के थ्रू बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचा, तो उनका जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन कोई और पर्सन ने बेचा, जैसे सेलिंग एजेंट नहीं होते, बस ऐसे ही रख लेते अपने पास, कोई भी दूसरी दुकान होती लेकिन अपने पास उन लोग रिचार्ज रख लेते और वो पे करते, तो जहाँ पे ये पैसा मिला उनको, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपने पेमेंट थ्रू इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, इंटरनेट बैंकिंग से किया, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, तो लोकेशन ऑफ द रिसीवर, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। तो क्लियर कट दिया है, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, 1-2 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में? यस और नो? फिर देखो क्या बोलता है, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन। प्रीपेड क्या होता है, आपको खरीदना पड़ता है, पोस्टपेड में बिलिंग होता है। तो बिल है तो मतलब एड्रेस तो होगा, तो जो सर्विस ले रहा है उसका एड्रेस अवेलेबल है तो वही लोकेशन हो जाएगा। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो बिलिंग जो होता है उसमें बिल आता है,
तो बिल एड्रेस पे आता है, तो एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब देखो यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लीज सर्किट लाइन जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो इसमें क्या है ना, 3 सिचुएशन है। जैसे मेरा बिजनेस है, मुझे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो मेरी ब्रांचेज हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, तो चारों जगह पे मैंने लीज सर्किट लिया है, तो वहाँ से कुछ भी एंट्री होगा तो मुझे मुंबई में पता चलेगा, दैट इज़ द लीज सर्किट। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेट में इंस्टॉल्ड है तो एग्रीमेंट बनता है, अगर एग्रीमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डीम टू बी इन ईच रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स लेइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लीज सर्किट लिया महाराष्ट्र में, तो एक जगह पे मुंबई है, फिर पूना है, कोल्हापुर, शोलापुर, तो 4 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ पॉइंट महाराष्ट्र में 4 हो गए। मेरा मुंबई और दिल्ली दोनों में है, मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई और पूना, और दिल्ली में 2 जगह है, तो 2:2 हो जाएगा, 2 मुंबई में और 2 दिल्ली में। या मेरा मुंबई में भी है, दिल्ली में भी, केरला में भी है, तो मुंबई में 1, दिल्ली में 1, केरला में 1, तो 1:1:1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट, कहाँ कहाँ पे आपने पॉइंट दिए हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका ये सर्किट इंस्टॉल्ड किया है। तो आपने महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया है, तो महाराष्ट्र में कहाँ, मुंबई, तो 1 हो जाएगा। पूना में भी किया है तो 2 हो जाएगा, कोल्हापुर में भी किया है तो 3 हो जाएगा, सोलापुर में भी किया है तो 4 हो जाएगा, दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह किया तो 1, तो मुंबई और दिल्ली तो 4:1 में डिवाइड हो जाएगा, जो भी अमाउंट उन लोग चार्ज करेंगे, तो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आया समझ में सबको ये पार्ट लीज सर्किट का। ओके, नेक्स्ट देखो बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग आपको पता है, बैंक में जाके आप डीडी बनवाते हो, एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, ये सब का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। एग्जांपल देता हूँ, आपको डीडी बनाना है तो डीडी उनका ही बनता है जिनका अकाउंट होता है। अब समझो मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं गया वो ब्रांच में और डीडी बनवाया कमीशन दे के, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर अवेलेबल नहीं है, मेरा एड्रेस उनके पास नहीं है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, तो वही वहाँ पे सप्लाई सर्विस दे रहा है, तो बैंक का जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस सर्विस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस करवाते हो आप, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड ही होगा, दैट इज सिंपल। अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, तो रिसीवर का जो रिकॉर्ड में है लोकेशन कि भाई ये बंदे ने इंश्योरेंस लिया था ये जगह पे, तो जिस लोकेशन पे रिसिपिएंट का है सप्लायर के रिकॉर्ड में, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो दीज आर द बैंक सर्विस, दीज आर द इंश्योरेंस एंड लीज सर्किट का इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी देखो कोई भी अभी फार्म बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, समझो दैट इज़ बेनिफिशियल, और वो सब स्टेट में उसको बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो गवर्नमेंट एडवर्टाइज करेगी, हर स्टेट में एडवर्टाइज करेगी, है ना। तो हर स्टेट में एडवर्टाइज करेगी तो एक ही एजेंसी को पकड़ेंगे और वो एजेंसी पूरे स्टेट्स में उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो एज पर द एग्रीमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज डिसमेंटेड और प्लेड, जहाँ जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट को दिखाया है वो हो जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वही है ना, जहाँ एक्चुअली परफॉर्म की जा रही, तो हर स्टेट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहाँ पे लोकेशन सिर्फ इंडिया में है, सर्विस प्रोवाइडर का भी और सर्विस रिसीवर का भी। तो क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंजेस होता है ये सब आज हम लोग ने देखा था। अब जब प्लेस ऑफ सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर दोनों में से कोई एक या दोनों में से एक कोई इंडिया के बाहर होगा, तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।